मैं डॉक्टर हेमंत पाल। आज मैं इग्नू के रीजनल सेंटर लखनऊ से आपको भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा करूंगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किस तरह से हुई और मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं, प्रारंभिक शासक हैं, जैसे बाबर, हुमायूं और हुमायूं के निर्वासन के काल में शेरशाह सूरी के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आज के जो हमारे व्याख्यान का यही मुख्य बिंदु है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक चलती रही और 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय बाबर के द्वारा हुई और उसी पराजय के साथ ही साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का युग समाप्त हो गया और एक नया वंश, एक नया राजवंश, एक नई व्यवस्था सामने आती है जिसे हम मुगल साम्राज्य या मुगल शासन व्यवस्था या मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये मुगल सत्ता स्थापित होती है और उसके जो शुरुआती शासक हैं उन्होंने किस तरह से, उनकी नीतियां थी, किस तरह से उनका प्रशासन था। तो हम सबसे पहले बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो उमर शेख मिर्जा था, वो फरगना का शासक था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक बात है कि बाबर पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो यानी एक ऐसी पीढ़ी के रक्त उसमें दौड़ रहा था जिसके पहले भी बहुत सारे अभियान किए हुए थे। और ये जो उसका कुटुंब था वो तुर्की जात के चुगताई विभाग के अंतर्गत आता था और उसे आमतौर पर मुगल माना जाता था। अब हम फरगना के बारे में अगर हम बात करें तो फरगना जो है मावरून नहर अथवा ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र का उत्तरी भाग था, जो रूस के तुर्की प्रांत का एक भाग था। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि उमर शेख मिर्जा जो बाबर का पिता था, उसकी मृत्यु 8 जून 1494 को हो गई। अब पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर को अल्प आयु में, इतिहासकार कहते हैं लगभग 11 वर्ष 4 माह की आयु में वो गद्दी पर बैठा। अब इतनी छोटी आयु में वो गद्दी पर उसको बैठने का अवसर कहें या कहें कि उसको जिम्मेदारी आ गई, तो उसको भी बाबर ने अपनी योग्यता के द्वारा उसको निभाया और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए उसने जीवन यात्रा आगे बढ़ाई। बाबर हम कह सकते हैं कि अपनी मातृभाषा जो तुर्की और फारसी पर छोटी उम्र पर ही उसका पूर्ण अधिकार था। इतिहासकार उसे अकाल प्रौढ़ बालक कहते हैं कि उसे राजनीतिक घटनाओं का बहुत अच्छी समझ थी, मानव चरित्र को बहुत अच्छे से परख लेता था। किसी भी शासक के लिए ये आवश्यक गुण होते हैं कि अगर उसे शासन करना है तो इन गुणों को उसे अपने साथ अगर उसके पास हैं तो वो आगे अपने साम्राज्य को अच्छे से शासन कर सकता है। तो इन गुणों को बताने के पीछे मेरा जो कारण ये है कि जिस तरह से अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसने अल्प आयु में ही गद्दी पर बैठा और उसके बाद वो अपने आप को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता रहा। अब धीरे धीरे जो उसके कुछ हम प्रारंभिक अभियानों की तरफ भी देखेंगे कि 1503 में एक ऐसा अवसर भी आया कि वो अपना गृह विहीन हो गया, घर से बाहर होकर के उज्बेकों से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भाग रहा था। उसके जीवन में संकट भी आए। एक यहाँ पर रोचक घटना भी इतिहासकारों के द्वारा बताई जाती है कि ताशकंद के निकट एक ग्रामीण मुखिया की वृद्ध माता से उसने तैमूर के भारतीय आक्रमण की कथा सुनी। उसको उस वृद्धा ने बताया कि किस तरह से तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो वहां से बाबर को एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि वो भी भारत के अभियान की ओर आगे बढ़े और वो भी भारत पर अभियान अपना प्रारंभ करे।
बाबर ने लिखा भी है अपने संस्मरण में कि अगर हम भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर अभियान करते हैं, तो ये तो तय है कि वो विस्तृत राज्य मिलेगा। एक भारत एक विशाल राज्य तो था ही, और इसके साथ-साथ ये भी लाभ मिलेगा कि वहाँ पर सोने की शिलाओं तथा सिक्कों की बहुलता है। तो ये बाबर ने अपने लिखा है कि एक तो विशाल राज्य भी प्राप्त होने जा रहा है और उसे धन संपदा भी प्राप्त होने जा रही है, जो उसके ग्रह जहाँ पर वो ग्रह विहीन होकर टहल रहा था, वो वहाँ पर ये चीज़ें उसको प्राप्त होने वाली नहीं थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी प्रेरणा थी। एक तो अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिली कि हमें भारत अभियान करना है, तो इस प्रेरणा के आधार पर बाबर ने भारत पर उसने अभियान अपना शुरू किया। तो पहला जो उस पे भारत पर जो उसका प्रथम आक्रमण है 1519 में हुआ। उसने यूसुफ जाही जाति का दमन किया, उनको राजस्व देने पर विवश किया कि वो राजस्व दें। और द्वितीय आक्रमण भी 1519 में किया उसने, यूसुफ जाहियों पर पुनः विद्रोह कर दिया, तो पुनः उसने उसके बाद दमन किया। तृतीय जो आक्रमण है वो बदक्सा में शांति स्थापना करने के बाद 1520 में किया। तो 1524 में बाबर ने चौथा आक्रमण किया। तो ये शुरुआती आक्रमण हैं जो भारत में बाबर के द्वारा किए जाते रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो पानीपत का युद्ध होता है, जिसको हम बैटेला पानीपत कहते हैं, कि उसके द्वारा बाबर ने भारत की जो सत्ता है वो बड़ी स्थायी रूप से प्राप्त करने का उसको अवसर मिला। और अब हम पानीपत के युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इसमें ये होता है कि अनेक लोधी अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, तो उससे बाबर को दिल्ली की ओर बढ़ने का बड़ा अवसर मिला, प्रोत्साहन मिला कि जब लोधी अमीर ही उसे बुला रहे हैं, तो क्यों ना अब उसको चला जाए। यानी कि इब्राहिम लोदी के जो अंदर के जो शासक जो दरबारी थे या सरदार थे, उस वे इब्राहिम लोदी से बहुत संतुष्ट नहीं थे। इतिहासकार बताते हैं कि इब्राहिम लोदी ने अपने जो अंदर के दरबारी थे, जो बड़े दरबारी थे, उनका बड़ा समर्थन नहीं प्राप्त था। उसके प्रति उन्होंने शंका की नीति अपनाई, कठोर नीति का पालन किया, जिसकी वजह से लोधी अमीरों ने बाबर के प्रति एक रुख किया कि आप आइए और यहाँ पर आपके लिए एक रास्ता अच्छा है। तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार हुई भारत में बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत के युद्ध की है। और दोनों की अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें कि दोनों पक्षों के बीच सैन्य शक्ति क्या थी, बाबर की सेना में क्या सैन्य शक्ति थी और इब्राहिम लोदी के बीच में सैन्य शक्ति क्या थी, तो फरिश्ता और अबुल फजल कहते हैं कि बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक हैं और इब्राहिम की लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। लेकिन बाबर की सेना के सैनिक वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, ज्यादा संगठित थे, और इब्राहिम लोदी की सेना उस तरह से मजबूत नहीं थी। संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज सेना नहीं होती है, एक संगठित सेना नहीं होती है, उसकी आ, हमेशा ड्रिल परेड अगर नहीं होगी, तो सेना की संख्या से हमें फायदा नहीं होता है। ऐसे भारतीय इतिहास में कई बार ऐसे हमें अवसर देखने को मिले कि जिसमें बड़ी सेना हार जाती है, छोटी सेना अगर वो नियंत्रित है, अनुशासित है, उसको प्रॉपर उसको वेतन मिल रहा है, उसका प्रॉपर परेड हो रही है, तो वो सेना हमेशा मजबूत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी है। इतिहासकार कहते हैं कि केवल वो सेना में क्या बड़े-बड़े लठैत की तरह के सेना है, उनके पास कोई ऐसे बड़े अच्छे हथियार नहीं थे। तो ये एक सेना के बारे में आपको बता दूं कि कम सेना से भी युद्ध जीता जा सकता है अगर आपके सैन्य शक्ति अच्छी है, अनुशासित है। तो इब्राहिम लोदी ने भी अपनी बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि केवल उसने 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है। और जो बाबर की सैन्य व्यवस्था थी वो भी बड़ी जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से वो युद्ध हुआ है। तो उसने रक्षात्मक युद्ध प्रणाली अपनाई थी और वो आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण भी कर सकती थी। बाबर की जो सैन्य संगठन था, और इसमें
अराबा नाम का एक गाड़ियों की पंक्ति थी। कहते हैं 700 गतिशील गाड़ियों की अराबा नाम की एक पंक्ति थी जो आपस में बंधी रहती थी, और वो एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण अराबा के द्वारा किया जाता था कि अगर वो सामने अराबा की वो गाड़ियों की पंक्ति है, पीछे एक सुरक्षित सेना है। तो इस तरह से इस युद्ध के नीति को भी समझना आवश्यक है विद्यार्थियों को कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। तो ये भी इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि इस युद्ध नीति कैसी थी। और इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता है कि इब्राहिम के पास तोपों और बंदूकों का अभाव था। इस मामले में बाबर की सेना बड़ी अच्छी उसकी स्थिति थी कि उसके पास तोप और बंदूकें बहुत अच्छे मात्रा में थी और बड़ी उससे अधिक अच्छी थी इब्राहिम लोदी से। तो ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को प्रातः इब्राहिम की सेना ने आक्रमण किया और दोपहर तक इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। बाबर ने स्वयं कहा है कि लिखा है कि मध्याह्न तक वो जो है युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो इस महत्वपूर्ण युद्ध जिसको हम पानीपत का युद्ध कहते हैं, इसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। तो उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी एक युग हमें समाप्त हो जाता है और एक नई सत्ता, एक नई दौर भारत में शुरू होता है जिसे हम मुगल काल कहते हैं। और विजय के पश्चात 27 अप्रैल सन 1526 को बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और उसने 10 मई 1526 को नगर में प्रवेश किया। तो ये पानीपत का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी इसका युगांतरकारी इसके परिणाम है, दूरगामी प्रभाव वाली ये घटना है। सबसे प्रमुख बात है कि एक तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ, अफगानों का राज्य भी समाप्त हो गया और मुगल राज्य वंश की स्थापना भी हुई। और यहाँ से लगभग 200 वर्षों तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल तक बड़े कुशल शासक हुए मुगलों के दौर में। और केवल राजनीतिक दृष्टि के साथ ही नहीं बल्कि भारतीय इस्लामिक एक संस्कृति का भी विकास होता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी एक नए युग का प्रारंभ हम कह सकते हैं कि इस मुगलों के आगमन से भारतीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये पानीपत का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसको सभी विद्यार्थियों को समझना चाहिए और इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। और विद्वानों के द्वारा तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध है वो प्लासी के युद्ध जैसा ही है। 1526 में पानीपत का युद्ध है और 1757 में प्लासी का युद्ध है। कैसे कि एक के युद्ध के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है पानीपत के युद्ध के द्वारा, और दूसरा जो प्लासी का युद्ध है उसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो ये महत्व बहुत ज्यादा है इस प्लासी के युद्ध का, वो उतना ही महत्व है जितना प्लासी के युद्ध का है। तो ये एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको विद्यार्थियों को बहुत ध्यानपूर्वक और भी विस्तृत रूप से इसको समझना और पढ़ना चाहिए। और इस युद्ध से ये हुआ कि बाबर का जो जीवन था, जो उसका जीवन भटक रहा था, वो उसके जीवन की कोई दिशा नहीं थी, वो उसका अब ऐसा जीवन समाप्त हो जाता है। और बाबर की लेकिन ये पूर्ण रूप से कोई अंतिम विजय नहीं थी। भारत में उसको अन्य भी राजपूत शक्तियों से भी उसको लोहा लेना था। ऐसा नहीं था कि इसी वजह से वो पूरी तरह से भारत का निर्विरोध या निर्विवाद रूप से भारत का वो बादशाह बन गया, ऐसा नहीं था। अभी उसके आगे की राह भी बहुत कठिन थी। तो ये एक होता है कि विजय होती है। अब हम थोड़ा-सा इसमें और हम चीज़ें देखेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बाबर की विजय होती है पानीपत के युद्ध में, कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से युद्ध में विजय हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि श्रेष्ठ सेनापति बाबर है। ये उसके चरित्र के गुण हैं कि वो सेनापति रहा है और उसका जो बाल्यकाल से ही उसको संघर्षों के बीच में पला बढ़ा, तो श्रेष्ठ सेनापति था ही बाबर, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। और उसका जो चरित्र है, उसका जो अपना व्यवहार है, स्वभाव है कि घोर विपत्ति में भी वो शांत रहता था, सेना को पुनर्गठित कर सकता था। और लोदियों का जो युद्ध कौशल था
वो निम्न कोटि का था। उसमें कोई योग्य सेनापति के गुणों का इतने अच्छे उसमें सैनिक नहीं थे। मैंने पहले भी कहा, सेना विशाल थी, लेकिन सेना विशाल से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीत जाते हैं सेना के अनुशासन से। सेना को प्रॉपर अगर ड्रिल होती है, उनकी प्रॉपर परेड होती है, तभी सेना, मजबूत सेना ही युद्ध आपको जिता सकती है, सेना की बड़ी संख्या नहीं जिता सकती है। और सेना में तकनीक भी होनी आवश्यक है। सेना बड़ी है, तकनीक नहीं है, तब भी आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो तकनीक की जहां तक हम बात करें, तो तोपखाने और बंदूकों की बड़ी भूमिका है इस युद्ध में। बाबर के तोपखाने के कारण इतिहासकार कहते हैं कि वो विजय हुई। अगर तोपखाना बाबर के पास नहीं होता तो ये विजय नहीं हो सकती थी। तो विद्यार्थियों, ये बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सेना हमेशा आधुनिकता की तरफ बढ़नी चाहिए। जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, उनको ग्रहण करना चाहिए सेना को। अगर सेना नवीन तरीके से काम करेगी तो निश्चित रूप से किसी भी देश की सेना अच्छी रहेगी। अगर हम उसमें तकनीक का समावेश करेंगे, दुनिया में हो रहे परिवर्तनों को उसमें समाहित करेंगे सेना में, तो सेना मजबूत रहेगी। और मजबूत सेना किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इब्राहिम लोदी के बारे में हम बात करें तो हम बिल्कुल जानते हैं कि वो सैनिक दृष्टि से दुर्बल स्थिति में था। उसे अपने अफगान अमीरों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, एकजुटता नहीं थी। बहुत सारे अफगान अमीर तो बाबर को उन्होंने एक बुलावा ही दिया था कि आकर के यहाँ पर अभियान अपना करिए। और एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जो तुर्क और मुगल सैनिक हैं, वो एक नए देश में युद्ध कर रहे थे। उनको लगता था कि अगर हम यहाँ से नहीं जीतेंगे तो हम अब घर नहीं वापस जा सकते हैं। विजय प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक था। यानी उनकी प्रेरणा अफगान सैनिकों की प्रेरणा से अलग थी। प्रेरणा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी युद्ध में। अगर प्रेरणा सैनिकों में नहीं है, उनको कोई प्रेरित करने वाला उनका सरदार नहीं, उनका मुखिया नहीं है, उनका कोई सेनापति ऐसा नहीं है, तब भी विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जो तुर्क मुगल सैनिक थे, उन्हें लग रहा था कि हम तो एक नए देश में आए हुए हैं। अगर हम यहाँ जीतेंगे नहीं तो हमारी घर की वापसी तो हो ही नहीं सकती, हम तो यहाँ पर बचने वाले नहीं हैं। और अफगानों को लग रहा था कि हम तो अपने देश में लड़ रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो अपने घर चले जाएंगे, सुरक्षित घरों में जा सकते हैं। तो तुर्क मुगल सैनिकों में एक जीवन मरण की भावना थी, जिसके वजह से उनमें एक अधिक सक्रियता थी, एक अधिक युद्ध कौशल और लड़ने की प्रेरणा ज्यादा उनमें थी। इस कारण भी वो विजयी हुए हैं इस युद्ध में। तो ये युद्ध के बाद जो है बाबर आगरा में ठहरा, उसे बहुत सारा खजाना प्राप्त हुआ, धन संपदा प्राप्त हुई, और उसमें कोहिनूर हीरा भी था। कोहिनूर हीरा उसे प्राप्त हुआ, और उसने कोहिनूर हीरा और 70 लाख दाम हुमायूं को प्रदान किए। इतिहासकार कहते हैं कि बहुत सारा धन संपदा बाबर को प्राप्त होती है इस अभियान में, और काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया गया इतिहासकारों के द्वारा, ये भी कहा जाता है। तो बहुत अधिक धन संपदा बाबर को इसके माध्यम से प्राप्त होती है। अब जैसे मैंने चर्चा की कि अभी युद्ध केवल पानीपत के युद्ध से बाबर के भारत में जमने के कोई अभी कारण मौजूद नहीं थे, बल्कि बाबर को अन्य युद्ध भी लड़ने थे, जिसमें खानवा का युद्ध भी है। ये भी 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ ये, और ये लगभग 10 घंटे युद्ध चला इसमें। और हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया, और राणा सांगा को तीर लग गया, जिससे मूर्छित हालत में वो युद्ध से हट गया। और खानवा का जो युद्ध है वो पानीपत के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। पानीपत का युद्ध हुआ ठीक है, लेकिन खानवा के युद्ध से राजपूतों की जो शक्ति थी वो भी भारत में बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति थी। उसको पार पाए बिना कोई भी यहाँ पर शासन और अपने यहाँ पर एक निर्विवाद रूप से भारत का शासक नहीं बन सकता था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण युद्ध था ये। और बाबर ने अलवर में इस युद्ध के उपरांत, इस युद्ध में विजय के उपरांत 7 अप्रैल 1527 को प्रवेश किया। और इसके युद्ध में राणा सांगा की पराजय के उपरांत जो राजपूत संघ है वो उसको क्षति पहुंची, राजपूत संघ को नुकसान हुआ, और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु भी हो जाती है, और राजपूतों के थोड़ी पुनर्गठन की जो आशा थी थोड़ी वो छीड़ होती है। और इस युद्ध से बाबर की शक्ति और मुगल स्थापना बिल्कुल सुनिश्चित हो गई। राजपूतों की अगर जीते बिना बाबर का जो राज्य था वो निष्कंटक नहीं हो सकता था। अब बाबर ये बिल्कुल उसको रहा कि नहीं, अब हिंदुस्तान में हम काफी कुछ चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बाबर अब पूरी हिंदुस्तान में केंद्रित हो गया।
और एक महत्वपूर्ण बात है कि खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, इसमें राजपूत और अफ़गान साथ-साथ मिलके लड़े हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो विद्यार्थियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम आगे चंदेरी का युद्ध देखते हैं जो 1528 में होता है। इसमें राजा मेदिनी राय और इसमें इसमें लड़ाई हुई है, चंदेरी का युद्ध हुआ है और बाबर ने बिल्कुल कहा है कई जगह कि वो अफ़गान संकट से बड़ा राजपूतों को वो कहते थे कि अगर राजपूत हैं तो हम कुशलतापूर्वक शासन नहीं कर सकते। इसी तरह घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और ये भी नुसरत शाह के साथ इसमें संधि हो जाती है। तो और बाबर की बाद में 1530 में उसका आगरा में उसका देहांत हो जाता है और उसकी इच्छा अनुसार उसका शव जो है काबुल में उसका दफना दिया जाता है। तो ये जो है बाबर का हमने इसका अध्ययन किया कि किस तरह से लगभग 4 वर्षों तक भारत में किस तरह से युद्ध लड़े और एक साम्राज्य की स्थापना की। तो बिल्कुल ठीक है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की तो स्थापना की है, लेकिन वो अभी भी मुगल साम्राज्य उतनी सुरक्षित नहीं है। अभी भी उसको आगे एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी थी। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो अन्य चीज़ें भी होती हैं कि मुगल किस तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें और होती हैं। अब हम बाबर के बारे में अगर हम देखें तो बाबर ने बिल्कुल बादशाह की उपाधि धारण की और खलीफा की स्थिति को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। और बाबर जो है विंसेंट स्मिथ या अन्य इतिहासकार उसको कहते हैं कि वो उस युग के जो भी एशियाई शासक थे, वो उसमें सर्वाधिक प्रतिभाशाली था। न केवल सैन्य शक्ति के मामले में, बल्कि विद्वता के मामले में भी बाबर के बारे में इतिहासकारों की एक अच्छी राय है। साहित्यिक रुचि थी, प्रकृति का प्रेम था और उसकी आत्मकथा भी उच्च कोटि की आत्मकथा है। तुझ के बावली जो लिखी है, वो बड़ी उच्च कोटि की आत्मकथा है। उसे आत्मकथा लेखकों में राजकुमार कहा जाता है। यानी कि इतनी अच्छी आत्मकथा किसी शासक के द्वारा नहीं मिलती है। किसी भी विश्व इतिहास में किसी शासक ने इतनी अच्छी आत्मकथा नहीं रचना की है। और उच्च कोटि का कवि है, तुर्की भाषा के साहित्य में उसका बड़ा उच्च स्थान है और तुर्की भाषा में उसका दीवान की रचना की, वो काव्य कला का बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी बाबर का एक योगदान है। स्वयं उसने भी बहुत सारे दीवान लिखे हैं, कवि के रूप में भी उसकी एक छवि है। फारसी भाषा में भी उसने कविताओं की रचना की है और मुबीन नामक मसनवी तुर्की भाषा में लिखी है। उसमें कहते हैं 2000 शेर हैं, शेर व शायरी हैं। तुर्की भाषा में काव्य ग्रंथ रिसाला वलीदिया उसने लिखा। अलंकार शास्त्र में रसाले अरूज नामक ग्रंथ लिखा और खत-ए-बाबरी नामक लिपि का आविष्कार भी किया उसने। तो बाबर कला और प्रकृति प्रेमी भी है, ये भी हमें देखना है। और इलियट ने लिखा है कि अगर बाबर यूरोप के वातावरण में उसको अवसर मिलता तो वो अपने गुणों के आधार पर हेनरी चतुर्थ जैसा शासक होता। तो इस तरह बाबर के बारे में हमने देखा कि किस तरह से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके सैन्य गुणों के बारे में भी देखा, उसके साहित्यिक रुचियों के बारे में भी हमने देखा और हमने देखा कि किस तरह से उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम आगे चर्चा करेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं की, कि हुमायूं का भी शासन बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ। उसका माता माहिम बेगम नाम था। उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालिंजर का युद्ध है, गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। और जब वो वहां लड़ रहा था तो उसे सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। तो जौनपुर की तरफ वो आगे बढ़ता है। फिर दोहरिया नामक स्थान पर 1532 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें महमूद की पराजय होती है। 1532 में चुनार का घेरा है। अफगान सरदार नायक शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने तक घेरे में लिया रहा। शेर खां हुमायूं के बीच में समझौता हुआ, लेकिन हुमायूं की ये भूल थी कि उसने शेर खां को पराजित किए बिना छोड़ दिया। हुमायूं की भी बहुत सारे, अब हम हुमायूं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसकी कुछ चरित्र में किस तरह की चीजें थी, उसका भी किस तरह की रुचियां थी, ये हम इसमें भी चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं
कैसे वो उसने समस्याओं का सामना किया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसने चुनार के घेरे में शेर खां को छोड़ दिया, जिससे शेर खां, जिसका फरीद नाम था, बाद में उसके संरक्षक ने उसे शेर खां नाम दिया और बाद में शेरशाह सूरी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। तो आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आज हमारा यही लक्ष्य है कि हम बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करें और आप विद्यार्थियों को ये बताएं कि किस तरह से भारत में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना होती है। और हुमायूं ने दीनपना नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया। वो चाहता था कि उसके शत्रु भी उससे प्रभावित हों, इस विशाल दुर्ग से, और मित्र भी प्रभावित हों। बहादुर शाह से भी उसका युद्ध हुआ, जो गुजरात का शासक था, और हुमायूं इसमें सफल रहा। लेकिन ये इसकी विजय स्थायी नहीं रह सकी। चौसा का युद्ध हम देखते हैं 1539 में। 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर खां गंगा नदी के उत्तरी तट पर जो चौसा नामक स्थान है, यहाँ पर हुमायूं की पराजय होती है। और शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की, तो अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, खुतबा भी पढ़वाया शेरशाह ने। तो हमें ये भी देखना है कि हुमायूं को किस तरह से शेरशाह से बच के भी भारत से काफी निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा है हुमायूं को। और एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो हम कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं, 1540 में हुआ। ये शेर खां के मध्य हुआ। इसमें हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे, लेकिन इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ 1540 में। और अब शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हमने चर्चा की थी कि किस तरह से कि अभी हम शेरशाह सूरी का भी एक काल आएगा जिसमें अफगानों के पास पुनः सत्ता आती है। और यहाँ से हुमायूं सिंध चला गया और लगभग 15 वर्षों तक वहां उसने एक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो इतिहासकार इसको कहते हैं कि एक बीच में एक ऐसा काल है जिसमें मुगलों की सत्ता या मुगलों का प्रभाव भारत में नहीं रहता है, और अफगानों का प्रभाव या शेरशाह सूरी का प्रभाव बीच में आता है, और अफगान सत्ता भी भारत में रहती है। और यहीं पर उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और अकबर का जन्म भी हुआ। शेरशाह सूरी के बारे में हम और चर्चा भी करेंगे अभी, लेकिन इसमें हम हुमायूं को भी अभी देखते हैं कि किस तरह से हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त की। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और जुलाई 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो एक वर्ष के बाद पुनः उसकी मृत्यु हो गई। ये हम कह सकते हैं कि हुमायूं को बहुत उस तरह से स्थिरता उसके जीवन में नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए थी, और निर्वासित जीवन भी उसको जीना पड़ा। तो अभी मुगल सत्ता के सामने चैलेंजेस थे, अभी भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां अभी भी शेष थी। मुगल सत्ता पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं स्थापित हो गई थी, और इस तरह 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि वो बड़ा सज्जन पुरुष था, आदर्श पुत्र था, पति था, पिता और भाई था। कहते हैं कि उसने भाइयों और दूसरों के द्वारा विश्वासघात करने पर भी, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके भाइयों ने उसके विश्वासघात किया, दूसरों ने भी उसके साथ विश्वासघात किया, और उसने बार-बार उनको क्षमा किया। ये उसके एक चरित्र की इसमें हम समझ सकते हैं भूल भी है, क्योंकि उस दौर में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो आपको विश्वासघात कर रहा हो, जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहा हो, उसको हम रखें, लेकिन इसके लिए इतिहासकार उसको सज्जन पुरुष भी मानते हैं कि उसने अपने भाइयों को माफ किया। और यही भूल साम्राज्य के लिए तो घातक सिद्ध होती है। और लेनपूल ने बिल्कुल कहा है कि जिस तरह से हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो हम जानते हैं कि वो एक लाइब्रेरी से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हुमायूं का भी जो हमने देखा कि किस तरह से उसने अपनी संघर्षों का सामना किया, बाहर भी रहा, फिर वो वापस आया और फिर थोड़े ही दिन तक वो सत्ता में रह सका। तो उसका हुमायूं का एक अपना चरित्र रहा है, उसकी एक तरीका रहा है। ज्योतिष में उसका बड़ा विश्वास था। सातों दिन वो 7 रंग के कपड़े पहनने के उसके नियम थे, और फकीर से वो शाह से फकीर बना, फिर फकीर से शाह बन गया। हुमायूं के बारे में विद्यार्थियों जानने की कुछ बड़ी अच्छी बातें भी आवश्यकता है कि उसका एक मकबरा है, शानदार मकबरा है, और वो स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। अगर आप हुमायूं के मकबरे को देखें तो उससे एक अच्छी एक स्थापत्य शैली के एक नए दौर की शुरुआत होती है।
भारत में। तो ये हुमायूं का हमने उसकी चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में कि शेरशाह सूरी का जीवन के बारे में, उसने किस तरह का उसका शासन प्रशासन था, और प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह सूरी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरह से शेरशाह सूरी ने प्रशासन में बहुत ही अच्छे कार्य किए। कहते हैं कि अकबर के काल तक उसके प्रशासन की बहुत सी चीजें चलती रही। तो एक प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सुधार बड़े महत्वपूर्ण हैं, सैनिक क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो। इसलिए शेरशाह सूरी को भी आप सबके द्वारा समझा जाना, पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। तो अब हम शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, और उसके दादा का नाम इब्राहिम सूर था, पिता का नाम हसन था, और शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने दिया था। कहते हैं कि उसने एक शेर को मार दिया, इस कारण उसे शेर खां का खिताब दिया गया। और उसके जो वंशज हैं वो बहलोल लोदी के समय ही भारत आए थे। और शेरशाह सूरी को सासाराम के परगने का प्रबंधन सौंपा गया। यहाँ ये जानने की बड़ी आवश्यक बात है कि इसी सासाराम में प्रबंधन करते करते उसे राजस्व प्रबंधन में योग्यता हासिल हुई। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमें देखना कि किसी भी शासक का, किसी भी नेता, किसी भी राजा का, वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत जो है सासाराम के परगने में प्रबंधक का इसको काम मिला शेरशाह को, तो उसको राजस्व प्रबंधन में इसकी योग्यता हासिल हुई इसको। और कन्नौज की लड़ाई हुई है, मैंने अभी चर्चा की है। कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है इसकी विजय होती है, और इसने बादशाह की उपाधि ली और आगरा का शासक बन गया। और इसके सामने भी बहुत समस्याएं थी, शेरशाह सूरी के सामने भी बहुत समस्याएं थी। अभी भी मुगल सत्ता पाने की कोशिश कर ही रहे थे। अफगान सरदारों को भी संतुष्ट करने की इसके सामने चैलेंज था, चुनौती थी। 1541 में इसने खोखरों की शक्ति को नष्ट किया, बलूचियों के विरुद्ध अभियान किया शेरशाह सूरी ने, और एक महत्वपूर्ण काम किया कि बंगाल का विभाजन 16 सरकारों में कर दिया, और जिससे वहां के जो गवर्नर हैं, जो वहां के सूबेदार हैं, वो सर ना उठा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसने विभाजन किया ताकि बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो शेरशाह सूरी ने एक बड़ा वृहत साम्राज्य की स्थापना की। पूरब में आप बंगाल से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी तक, और इसमें कश्मीर का भी क्षेत्र था। इसने बाबर और हुमायूं से भी विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और लेकिन ये इसका जो साम्राज्य है वो बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी जो थे वो अयोग्य थे। उत्तराधिकारी की अयोग्यता के कारण ये स्थायी सिद्ध नहीं हो सका। और कालिंजर का जो अभियान है वो शेरशाह का अंतिम अभियान है, और 1545 में, और उसका पुत्र जो जमाल खां है, इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। तो ये तो शेरशाह का एक जीवन मैंने चर्चा की, लेकिन शेरशाह का जो अन्य चीजें हैं, राजत्व का सिद्धांत है, प्रशासन है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह के अगर हम पढ़ते हैं तो शेरशाह ने अपने राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना चाहा, केंद्रीकरण पर बल दिया, सेंट्रलाइजेशन पर बल दिया कि प्रशासन का जो है वो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और इसका जो प्रशासन का ढांचा था वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह था, कि उसी तरह से इसका प्रशासनिक ढांचा हम कह सकते हैं। और इसके प्रशासनिक ढांचे ने अकबर के प्रशासन तक को प्रभावित किया है। मैंने शुरू में कहा कि बहुत सी प्रशासनिक चीजें जो थी वो अकबर के काल में भी थी शेरशाह सूरी की। और इसने प्रशासन के जो ट्रेडिशनल मॉडल है, परंपरागत मॉडल को अपनाया। अब हम महत्वपूर्ण विभाग जो हैं उनकी चर्चा करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण विभाग थे शेरशाह सूरी के प्रशासन में। दीवाने विजारत है, ये भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली से संबद्ध विभाग है। शेरशाह ने सासाराम में इसका अनुभव प्राप्त किया था, उसको जानकारी थी, उसने शुरू में ही सासाराम में राजस्व अनुभव प्राप्त था। इस कारण इसमें शेरशाह की का हस्तक्षेप अधिक था, उसकी जानकारी बहुत अधिक थी। इस कारण इस दीवाने विजारत में उसने बहुत अच्छे काम किए। भू राजस्व निर्धारण कैसे करना है, वसूली कितनी करनी है, इसमें शेरशाह को एक कह सकते हैं कि उसमें सिद्धस्त था, उसका उसमें बहुत अच्छा उसको अनुभव था। अगला विभाग है दीवाने आरिज है, सैनिकों की नियुक्ति से संबंधित है, प्रशिक्षण से संबंधित है, वेतन से संबंधित है।
और ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग था। सैनिकों की नियुक्ति शेरशाह ने दाग और हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित किया कि किसी भी सैनिक को आप नहीं रख सकते हैं, उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से सैनिक इसमें आएंगे। उसने सैनिकों के चरित्र का पूरा एक डेटा बनाया कि हमारे ऐसे सैनिक ना आ जाएं जो सेना में सक्रिय रूप से योगदान ना कर सकें। तो ये सेना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है शेरशाह सूरी के द्वारा। इसके अलावा अगला विभाग दीवाने हिंसा है जो पत्राचार से संबंधित है। दीवाने रिसालत है जो धर्म से संबंधित विभाग था, और दीवाने कजा है जो न्याय विभाग से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभागों की मैंने चर्चा की कि जिसके माध्यम से शेरशाह ने अपने प्रशासन को चलाया, और कुछ नवीन प्रयोग भी किए शेरशाह ने। जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ परंपरागत मॉडल को भी अपनाया, तो कुछ नई विधाओं को भी उसने अपनाया। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशनल वे में ही चल रहा था, नई चीजें भी की उसने। जैसे प्रशासन का अति केंद्रीकरण किया, भले इसके बाद में कुछ दुष्परिणाम हमें दिखाई पड़ते हैं, ये उसने किया। मंत्रियों को निजी सचिव में उसने तब्दील कर दिया, और उसके अंतर्गत 12 विभाग थे। और ये भी ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अधिक सेंट्रलाइजेशन से, बहुत अधिक केंद्रीकरण से सूद साम्राज्य का पतन भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी भी की शेरशाह सूरी की वजह से जिसमें उसका साम्राज्य का पतन भी होता है। तो बहुत अधिक केंद्रीकरण की नीति भी बहुत सही नहीं होती है। जब तक हम अपने कामों को दूसरों के बीच में नहीं बांटेंगे, हम एक अच्छे से शासन नहीं चला सकते। तो इतिहास के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रांतीय प्रशासन किस तरह से था। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई जो मानक हैं प्रांतीय प्रशासन के, उसकी शुरुआत तो अकबर के काल में होती है। यानी कि अभी कोई प्रांतीय प्रशासन का वो रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है शेरशाह सूरी के समय में। और कानूनगो ने जो शेरशाह सूरी पे, जिन्होंने इतिहासकार हैं, सम्मानित इतिहासकार हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उनका कहना है कि शेरशाह के समय में कोई प्रांतीय प्रशासन नहीं है, कोई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, और उसका पूरा साम्राज्य का जो विभाजन था वो सरकारों में बटा हुआ था। अबुल फजल का भी मानना है कि शेरशाह का जो साम्राज्य था वो 63 सरकारों में विभाजित था। उसके अनुसार 16 सरकारें बंगाल में, 47 सरकारें देश के अन्य भाग में थी। और उसने जो है दोआब के क्षेत्र में भू राजस्व प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के लिए जो सरकार थी वही सर्वोच्च इकाई थी। अन्य प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो एक प्रशासनिक इकाई हमें मिलती है, वो है विलायत। विलायत क्या था कि उसमें एक से अधिक सरकार थी। बंगाल, मालवा, राजपुताना और मुल्तान में विलायत का गठन किया गया। तो ये भी विद्यार्थियों को इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सरकार के बारे में हम कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में सल्तनत काल में जो शिक था उसका ही एक विस्तृत रूप हम कह सकते हैं, एक बढ़ा हुआ रूप है। जिस तरह से इसमें 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, शिकदार ए शिकदारान और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। तो ये 2 अधिकारी थे, जिसमें शिकदार ए शिकदारान का जो संबंध था वो सामान्य प्रशासन से संबंध था, जो सामान्य प्रशासन होता है, और मुंसिफ ए मुंसिफान का है भू राजस्व प्रशासन से। तो ये 2 बड़े अधिकारी जो थे, इनकी भी बड़ी भूमिका है। और सरकारों का जो विभाजन है वो परगनों में हुआ है। सामान्य प्रशासन की देखरेख सिकदार नामक एक अधिकारी करता था। भू राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी मुंसिफ या आमिल नामक अधिकारी की थी। परगनों में खजानदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। और एक प्रशासन, अन्य महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डेल या मौजा थी। डेल या मौजा क्या है? वो गांव का ही एक रूप था। डेल मौजा गांव का ही एक रूप है। अब इनको भी हम देखेंगे कि डेल क्या चीज है। डेल है वह गांव जहां कृषि भी हो रही है और वास की भूमि है, यानी वहां लोग रह भी रहे हैं, वहां पर निवास भी है, तो ये डेल गांव हो गया। मौजा वो गांव था जहां पर केवल कृषि की भूमि होती थी। तो इसके बारे में भी विस्तृत रूप से आप सबको पढ़ने की आवश्यकता है। और जो उसका प्रधान था वो मुखिया या पटवारी होता था। तो भू राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थे। शेरशाह सूरी के शासन में कि सबसे छोटी इकाई गांव ही है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों को जानने के लिए। अब हम देखेंगे कि भू राजस्व प्रशासन कैसे चलता था, किस तरह से आगे बढ़ता था, उसमें क्या क्या चीजें थी।
और भू राजस्व प्रशासन का मैंने जैसे बाद में पहले भी चर्चा किया है कि इसमें शेरशाह सूरी को महारत हासिल थी या उसमें सिद्धस्त था या उसको इसमें ज्यादा अच्छी गति थी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, भू राजस्व प्रशासन में। तो भू राजस्व प्रशासन के रूप में जो काम शेरशाह सूरी ने किए हैं वो अकबर तक भी उन कामों की झलक हमें दिखाई पड़ती है। और इसने शेरशाह से पूर्व जो अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने भी भूमि की माप कराई थी, वो इसमें भी होता है। भू राजस्व में उसने सुधार किया, बहुत रिफॉर्म्स किए हैं। उसका उद्देश्य ये था कि भाई उत्पादन में वृद्धि हो जाए। अगर भू राजस्व सही नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, रैयतों की सुरक्षा नहीं होगी, किसानों की सुरक्षा के प्रति भी वो बहुत ही सजग था शेरशाह सूरी। किसानों के उसने अपने जगह पे कहा है कि किसानों को सताया नहीं जाना चाहिए। अगर किसानों को सताएंगे तो किसान खेती छोड़ के चले जाएंगे, और खेती छोड़ के चले जाएंगे तो राज्य की आय में कमी आ जाएगी, राज्य की आय की वृद्धि नहीं होगी। तो रैयतों की सुरक्षा करना चाहता था, राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। और शेरशाह ने अहमद खान नामक अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया कि भाई आप इसको पूरी चीजों को देखिए, भूमि व्यवस्था को इसकी माप करनी है, कृषि भूमि का दस्तावेज तैयार कराया। और जो भूमि के माप में जो इकाई थी वो गजे सिकंदरी इकाई का प्रयोग किया। और ये 32 अंगुल या ये इसका 3/4 मीटर ये था जो इसने गजे सिकंदरी का इसने प्रयोग किया। और उसकी जो भूमि माप पद्धति थी वो जप्ती पद्धति कहलाती थी। इसकी जो सिस्टम था, और माप के लिए जरीब का प्रयोग होता था, सन के डंडे का प्रयोग होता था, रस्सी का प्रयोग होता था। और जो माप की सबसे छोटी इकाई थी वो बीघा माना जाता था कि बीघा इसकी छोटी इकाई थी। और शेरशाह की जो पद्धति थी वो रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। और किसानों से इसने प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। किसानों से पट्टा दिया जाता था कि उसमें कबूलियत लिखाई जा रही है। पट्टे में पूरा विवरण है कि आपकी जमीन किस प्रकार की है, जमीन के स्वामी का नाम क्या है, और कितना टैक्स देना है, कितना लगान देना है। तो ये पट्टे में और इसमें कबूलियत जो लिखाई जा रही है पूरी जानकारी रहती थी, जिससे किसानों के लिए कोई अनिश्चितता का माहौल नहीं था कि हमें कितना टैक्स देना है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात थी कि इसके माध्यम से वो एक स्वतंत्रता से या एक सुकून के साथ अपनी खेती किसानी कर सकते थे। और 3 भाग में जमीनों को बांटने की भी इसमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। उत्पादकता के आधार पर शेरशाह सूरी के काल में कि उत्तम जमीन है, मध्यम जमीन है और निम्न जमीन है। यानी कि जिस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में उन्होंने जमीन को इस तरह से बांट दिया कि भाई उत्तम जमीन है तो निश्चित रूप से टैक्स वहां और अच्छे से लिया जा सकता है। जहां पर बिल्कुल उत्पादकता नहीं हो रही है तो टैक्स हम वहां पर उतनी उस तरह से उस कड़ाई से नहीं ले सकते। हम अब भू राजस्व दर की भी बात करेंगे कि भू राजस्व की दर क्या है, किस तरह से टैक्स वसूला जाता था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि केआर कानून को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम, अच्छा काम किया है शेरशाह के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जो भू राजस्व की दर है वो 1/4 है, यानी कुल उपज का 1/4 कानून को महोदय बताते हैं जो सम्मानित इतिहासकार हैं, और मोरलैंड ने 1/3 बताई है। तो ये दोनों इतिहासकारों के इनका अपनी राय है। और अनाजों की दर तालिका तैयार करें कि अनाजों की क्या दर होगी, उसको रय कहा जाता था। यानी कि अनाजों की रेट्स क्या होंगे वो रय कहा जाता था। अनाज या नगद भुगतान का विकल्प था भू राजस्व का कि आप चाहें तो नगद दें या अनाज के रूप में भुगतान दें। इसके अलावा अन्य भी कर थे जो महत्वपूर्ण है, जिनको भी जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जैसे कि जरीबाना और ये 2 कर और भी हैं। और ये कर किसको दिए जाते थे ये भी जानने की आवश्यकता है कि ये कर मुख्य रूप से जो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी हैं उनको ये कर दिए जाते थे। और इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि जरीमाना है वो 2.5% यानी 2.5 है, और 5% जो है वो मुंह सिलाना कर है। तो ये 2 कर और भी हैं जो भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को दिया जाता था। तो आपने ये देखा कि
किस तरह से शेरशाह सूरी के समय में भू राजस्व प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य था और काफी हद तक शेरशाह सूरी ने उसमें काम किया। उसकी अपनी योग्यता भी थी और उसको उसमें एक उसमें बहुत कुशल भी था। तो भू राजस्व प्रशासन जो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया है, जो उसने व्यवस्था स्थापित की, वो आने वाले समय तक वो चलती रही। बिल्कुल आगे तक वो चीजें रही प्रशासन में, वो खत्म नहीं हुई। तो ये शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण योगदान है भू राजस्व के प्रशासन के क्षेत्र में। अन्य प्रशासन में भी उसका योगदान है, लेकिन भू राजस्व प्रशासन में उसको अधिक हम उसको योगदान की चर्चा कर सकते हैं। और उसने अगर हम प्रशासन की बात करें तो उसने एक सिद्धांत अपनाया, क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है, कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो उसके लिए जमींदार उत्तरदायी है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप पकड़ के दीजिए। तो ये भी एक उसने सिद्धांत अपनाया कि क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये भी एक महत्वपूर्ण है जानने के लिए। और सैन्य सुधार के बारे में हमने चर्चा की ही है कि दाग का प्रणाली शुरू की, खुलिया प्रणाली। दाग के बारे में हम जानते हैं कि घोड़ों के ऊपर एक मोहर लगाई जाती है, एक मार्क लगाया जाता था, जिससे सेना में जो घोड़े हैं वो वही घोड़े शामिल हों जिसका धन, जिसका व्यवस्था केंद्रीय सरकार के द्वारा की जा रही है। यानी कि घोड़ों को हम बदल नहीं सकते थे। तो इसके पहले भी शासकों ने किया था और शेरशाह सूरी ने भी इसको लागू किया। और हुलिया सिस्टम को, यानी कि सैनिकों का पूरा एक बायोडाटा कह सकते हैं, एक डिटेल रखा जाता था कि अगर एक सैनिक को का चयन किया गया है तो वही सैनिक युद्ध में भी उतरे। ऐसी भी संभावना होती थी कि भाई एक का चयन कर लिया और वो कहीं और चला गया तो कोई दूसरा युद्ध में आ गया। तो इससे होता था कि सैन्य व्यवस्था कमजोर होती है। सेना उस क्षमता के साथ नहीं लड़ सकती है। तो जिस तरह की आधुनिक सेनाएं हैं या आधुनिक व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था उसने सैन्य सुधार में भी उसकी दिखाई पड़ती है शेरशाह के द्वारा। और वो अलाउद्दीन खिलजी से भी काफी हद तक प्रभावित रहा है, जो सैन्य सुधार किए हैं कि एक केंद्रीय सेना रखना, उनको तनख्वाह देना, उनको वेतन देना, ये भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से भी वो शेरशाह सूरी इससे काफी हद तक प्रभावित होता दिखाई पड़ता है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण है जिसका शेरशाह सूरी के साथ हम सब बड़ा नाम सुनते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड, राजकीय मार्ग। तो ये 4 प्रमुख राजकीय मार्ग हैं जिनको इतिहासकारों ने बताया है अलग-अलग जगहों पर। इसकी हम चर्चा भी करेंगे कि 4 ऐसे मार्ग थे जो जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, और शेरशाह सूरी को उसको उसका जाता है, उसको योगदान जाता है, उसको श्रेय जाता है कि उसने इनको बनवाया। तो 4 मार्गों की हम चर्चा करेंगे। एक है सोनार गाँव से पेशावर तक है, दूसरा है आगरा से चित्तौड़ व बुरहानपुर तक, तीसरा आगरा से जोधपुर और चौथा लाहौर से मुल्तान तक। यानी कि ये 4 मार्ग हैं जिसके लिए शेरशाह सूरी को हम सब याद करते हैं इतिहास में कि उसने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, उनका निर्माण कराया था। तो ये भी बड़ा अच्छा व्यवस्था थी कि छायादार वृक्षों का निर्माण, छायादार वृक्ष लगवाए सड़कों के किनारे, ताकि जो लोग उसमें सड़कों पर चल रहे हैं उनको सुविधा रहे। सरायों का निर्माण कराया। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि सरायों 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। और ये सराय जो थे वो डाक चौकी का काम करते थे। पत्र को ले जाना और अन्य भी साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी ये सराय बड़ी काम करती थी। और प्रशासन की मजबूती में इन सरायों का बड़ा काम था। और इन्हीं सरायों के आसपास कस्बों का भी निर्माण हुआ। बहुत सारे कस्बे भी बनते हैं इन्हीं सरायों के आसपास। तो एक महत्वपूर्ण चीज जो है इसके द्वारा शेरशाह सूरी ने की। अब हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की, कि व्यापार वाणिज्य में शेरशाह सूरी का क्या योगदान है। व्यापार वाणिज्य में जो महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता है कि वो जगह जगह जो टैक्स लिए जाते थे, चुंगी ली जाती थी, वो शेरशाह सूरी ने बंद की कि नहीं भाई, अगर हम हर जगह हम टैक्स लेते रहेंगे तो व्यापारी किस तरह से व्यापार करेगा, उसको मुनाफा कैसे होगा। और अब उसमें भ्रष्टाचार भी होता है कि हर जगह टैक्स लग रहा है। तो उसने ये नीति अपनाई कि हर जगह टैक्स नहीं लगेगा,
टैक्स सब जगह नहीं लगना, केवल 2 जगह टैक्स लगना है। एक है सीकरी गली, जो जहाँ पे टैक्स लगना था, और एक सिंधु नदी के पास। तो ये 2 जगह जो टैक्स लगाने से भी व्यापार वाणिज्य को निश्चित रूप से बढ़ावा हुआ होगा, निश्चित रूप से व्यापारियों को लाभ हुआ होगा कि जितने टैक्सेस कम होंगे, व्यापारी उसमें ही अपने आप को सुरक्षित और अच्छा अनुभव करता है। अब अन्य एक हम और चर्चा करेंगे सिक्कों के बारे में। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के में। अ, शेरशाह सूरी के समय में 167 ग्रेन का जो सिक्का था, सोने का सिक्का था, उसे असरफी कहते थे। 180 ग्रेन का जो सिक्का चांदी का सिक्का था, उसे रुपए कहते थे। और ये जो चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का है, इतिहासकार कहते हैं ये 1835 तक चला। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि शेरशाह सूरी का जो भी शासन प्रशासन की जो चीजें थी, वो बहुत आगे तक भारत में चली और विद्यार्थियों को इसको जानना चाहिए और इस पे और भी खोज करनी चाहिए, कौन-सी चीजें शेरशाह सूरी की आज तक भी चल रही हैं। इसको खोजने की आवश्यकता है विद्यार्थियों की। और तांबे के सिक्कों को दाम कहते थे, दाम के नाम से था और उसको दाम कहते थे, 322 ग्रेन का है। ₹1 में 64 दाम होते थे। तो इस तरह से सिक्कों के मामले में भी शेरशाह ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और एक अच्छी व्यवस्था उसने डाली थी। इसके अलावा उसने विद्वानों को भी संरक्षण दिया, न केवल प्रशासन के क्षेत्र में, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी उसने बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया है। और महत्वपूर्ण रचनाएँ जो हैं उसके काल में पूरी की गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो है मोहम्मद जायसी का पद्मावत काव्य ग्रंथ भी है, जो उसी के शासन काल में लिखा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें, तो सासाराम में जो उसका मकबरा है, वो भी बड़ा स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। आज भी लोग उस सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे को देखने के लिए जाते हैं। एक उत्कृष्ट नमूना है स्थापत्य शैली का, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है सासाराम का मकबरा। किसानों के बारे में मैंने आपसे चर्चा ही की है कि उसको भलाई की हमेशा फ़िक्र रहती थी। उसका कहना था कि अगर हम किसानों पर जुल्म करेंगे, तो किसान खेती करना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर उस दौर में किसानों पर जुल्म होता था, तो खेती करना छोड़ देते थे। अब खेती करना छोड़ देने से क्या है सरकार की आय कम हो जाती है, वो आय नहीं रहेगी, जब आय नहीं रहेगी तो सरकारें कैसे आगे बढ़ेंगी? तो किसानों की भी उसने बहुत ही भलाई के लिए काम किया और टकसाली सेना की तो मैंने बात ही की कि सीधी भर्ती शुरुआत की उसने। हर रंगरूट के चरित्र की जाँच की जाती थी, पूरा बायोडाटा सिपाहियों का रखा जाता था, जिसे हम चेहरा कहते हैं, पूरा एक उसका विवरण है कि कौन-सा सिपाही कब भर्ती है, वो किस तरह काम कर रहा है, क्या उसका है, उसका रिकॉर्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ये भी टकसाली सेना शेरशाह सूरी ने खड़ी की। बिना सुधार के वो भी संभव नहीं था। इसके अलावा दाग प्रणाली जो है वो शेरशाह ने अलाउद्दीन से उधार ली है और शेरशाह की सेना में जो है लगभग 1,50,000 घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सैनिक थे, 5,000 हाथी थे और तोपों का भी एक दस्ता शामिल था। और इसके बाद हमने शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा की। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि न्याय व्यवस्था के बारे में। कि न्याय व्यवस्था के बारे में शेरशाह सूरी का क्या सोच थी, क्या वो कहना चाहते थे। तो न्याय व्यवस्था पर शेरशाह का बहुत जोर था। न्याय के लिए उसका कहना था कि जितने भी धार्मिक कृत्य अगर किसी के द्वारा किए जाते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ है न्याय व्यवस्था। यानी कि न्याय करने में किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए और ये एक सबसे बड़ा कार्य है न्याय करना। तो न्याय के क्षेत्र में भी शेरशाह सूरी का जो योगदान है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और